वेलकम टू स्टडी एट होम। आज के इस क्लास में ना हम DECE 1 का जो दिसंबर 2018 का पेपर है, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, उसके प्रश्न उत्तर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। पहला है, इसमें पहले का क है, निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें ना छोटे छोटे मुख्यतः मतलब थोड़े थोड़े शब्दों में इनको बताना है। जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं, तो विकास के मानदंड किसे कहते हैं, हमें ये बताना है। तो विकास के मानदंड का मतलब होता है कि जो बच्चे का जैसे विकास किस उम्र में कितना विकास होना चाहिए, तो वो चीज़ ना, वो चीज़ जो दर्शाती है ना, तो वो होते हैं विकास के मानदंड। यानी कि विकास के मानदंड औसत आयु वर्ग में कुछ खास योग्यताओं को प्राप्त करने के संकेत होते हैं, जो कि विकास के मानदंड कहलाते हैं। बालिका का विकास जैसे कि सामान्य गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए ये ना सहायक होते हैं। जैसे कि अगर बच्ची जैसे चलना प्रारंभ करेगी तो उसकी औसत उम्र लगभग 1 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि अलग अलग थोड़ी बहुत व्यक्तिगत भिन्नता कारण कोई बच्चा 9 महीने में भी चलने लग जाता है, और कोई बच्चा 13-14 महीने भी ले लेता है चलने में। लेकिन मतलब उसकी जो औसत उम्र होती है, विकास के मानदंड के अनुसार बच्चा ना 1 साल में लगभग चलने के लायक परिपक्व हो जाता है। तो ये विकास का मानदंड हो गया चलने के लिए। अगर जैसे कि इसके इसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा 15 महीने का हो जाए और उसके बाद भी चलना ना शुरू करे, तो इसका मतलब हमें ना ये समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, उसने देर लगा दिया, और इस स्थिति में ना बच्चे के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए। तो ये विकास के मानदंड के आधार पे हम ये सब कर सकते हैं, हम अगर इसका ध्यान रखें तो। दूसरा हमें बताना है स्व संकल्पना क्या होती है। अब स्व संकल्पना क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं, वे उनकी जो सारी गतिविधियां होती है ना, वह स्व केंद्रित होती है, यानी कि अपने ऊपर। उन्हें मतलब ये रहता है कि हम कैसे हैं, है ना, मैं लड़की हूँ, मैं मतलब फ्रॉक पहनती हूँ तो मैं लड़की हूँ, वो शर्ट पहनता है तो वो लड़का है। मैं ना खाना अपने आप खा सकती हूँ, मैं ड्रेस अपने आप पहन सकती हूँ, मैं ना सड़क अपने आप पार कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें क्या बच्चे धीरे 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 क्या ये संकल्पनाएं बनाने लग जाते हैं। ये सारी की सारी बच्चे की ना संकल्पनाएं होती हैं, जो बच्चा अपने बारे में बनाता है। तो ये चीज़ें जो ये स्व संकल्पना होती है ना, बच्चे को मजबूत बनाती हैं। तो इसलिए इसका विकास ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे में। तो जब बच्चे अपने आप बारे में कहें ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो बच्चे को कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम तो ये काम ढंग से नहीं कर पाओगे, है ना, हमेशा तुम चीज़ गिराते रहते हो, ये सब नहीं कहना चाहिए। क्योंकि फिर अगर हम ऐसी बात कहेंगे ना, तो बच्चे बच्चे भी अपने बारे में वैसी कल्पना बना लेंगे, मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो स्वसंकल्पना का मतलब हम ये लिख देंगे कि बच्चा जो अपने बारे में जो बनाता है ना, जो सोच बना लेता है, उसे स्वसंकल्पना कहते हैं। कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं वो नहीं कर सकता, ये सब। नेक्स्ट हमारा है शिशु की टोनिक नेज सहज प्रतिक्रिया। अब जो टोनिक नेज सहज प्रतिक्रिया वो क्या है। अब ये क्या है, ये 6-7 महीने जो बच्चा होता है ना, 2-3 महीने का, जब उस टाइम बच्चों में पाई जाती है, तो ये आप याद रख लेना कि 2-3 महीने के बच्चे में पाई जाती है, और 6-7 महीने तक ये खत्म हो जाती है बच्चे में। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे बच्चा लेटा हुआ है, और उसका जैसे सिर है, एक तरफ हम मोड़ देंगे, तो बच्चा क्या उसी तरफ का हाथ और पाँव को भी बच्चा ना फैला लेता है। इसी तरह क्या, जब हम दूसरी साइड का पाँव पकड़ेंगे, गर्दन उसके मुंह दूसरी साइड करेंगे, तो बच्चा उस साइड का जो हाथ और पैर होता है ना, बाहें और पैर, वो मोड़ लेता है। तो इसे हम ना शिशु की टॉनिक नेज सहज प्रतिक्रिया कहते हैं। कि सिर सिर को साइड में करने पे ना बच्चा उस साइड ही अपने हाथ और पैर को भी मोड़ लेता है। तो ये बच्चे की टॉनिक नेज सहज प्रतिक्रिया, जो 2-3 महीने से शुरू होती है और 6-7 महीने तक लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता होती है कि जैसे जो चीजें होती है ना, उनको घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में जैसे हम रखता है ना, क्रमबद्धता मतलब क्रम में रखना। हम बोलेंगे कि ये है, पहले छोटी रखो, फिर बड़ी रखो, फिर उससे बड़ी रखो, या पहले बड़ी रखो, छोटी रखो, उससे छोटी रखो। इस तरह से ये होता है क्रमबद्धता, और ये छोटे बच्चों में ना पाई जाती है। तो ये क्रमबद्धता हो गई, इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है जीवत्वारोपण। जीवत्वारोपण क्या है, जीवत्वारोपण के बारे में ना आप 2-4 लाइन ऐसे लिख सकते हो कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका मन ना बहुत चंचल होता है, और बच्चों को लगता है कि जैसे हम चल फिर रहे हैं, हमारे अंदर प्राण है। तो ऐसे ही क्या, जो जो सब चीजें ना प्रकृति में विद्यमान, सारी चीजें जिन्हें हम देख पा रहे हैं, वो सब की सब उनमें ना, उनमें भी जीव है, उनमें भी आत्मा है। जैसे कि सूरज शाम को छिप रहा है, तो इसका मतलब पूरे दिन बाहर था, चमक रहा था, तो थक गया, इसलिए अभी वो रेस्ट करेगा, सोएगा, है ना। पुल के ऊपर से गाड़ियां चल रही हैं, तो रात को बेचारा पुल कितना थक जाता होगा। ऐसे ही क्या है, जैसे किसी चीज को हम फेंकेंगे, तो नहीं नहीं बच्चे को लगेगा फेंको मत, उस चीज को ना चोट लगेगी, वो जोर से गिरेगी। तो ऐसे ही जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बच्ची ना बहुत आराम से बैठती थी चेयर के ऊपर, तो अध्यापिका ने कई दिन तक देखा, फिर उस बच्ची से ना इसका कारण पूछा, तो बच्ची ने कहा कि ना, चेयर को मैं अगर जोर से बैठूंगी तो मुझे तो ना मेरे से इस चेयर को चोट लग जाएगी, इसलिए मैं ना इसके ऊपर आराम से बैठती हूँ। तो इसका मतलब बच्चे ना हर चीज में मतलब जीव समझते हैं, कि हर चीज को जीवित समझते हैं। तो ये जीवत्वारोपण माना गया है। पहले का है, उन 5 कौशल व 5 अवधारणाओं की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहते हैं कि शाला पूर्व बच्चे आपके केंद्र में शिक्षा प्राप्त करते हुए अर्जित करें। तो हमें ना ऐसे 5 जो लक्ष्य बताने हैं। तो आप पहला लिख सकते हैं बच्चे का शारीरिक विकास।
हम चाहेंगे कि बच्चे का ना शारीरिक विकास हो जाए, तो शारीरिक विकास में फिर आप ऐसे लिख देंगे कि बच्चों के लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे की स्क्रबलिंग, पकड़ने का अभ्यास, ये सब करवाएंगे बच्चों के लिए, मांसपेशियों का संतुलन बने, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल बढ़े, बच्चों के शारीरिक क्षमता बढ़े। इन सब के लिए फिर आप एक दो ना क्रियाएं वगैरह लिख सकते हो। तो पहला आपका लक्ष्य हो जाएगा जो शारीरिक क्रियात्मक विकास हो बच्चों का। दूसरा, हम संज्ञानात्मक विकास चाहेंगे बच्चों का हमारे केंद्र में। और वो मतलब कैसे देंगे हम, जैसे कि सारे जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या होता है कि बच्चे अपनी और दूसरों की क्रिया होती है ना, उनके बीच संबंध समझने लग जाएं, सामान्यीकरण विभेदीकरण को बच्चे समझें, वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम, बच्चों को वस्तु के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जो हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे बच्चों को, उन तक पहुंचने में मदद करेंगे बच्चों की। उनको बच्चों को ये समझाएंगे कि बच्चे ना चीज़ों के ऊपर, अपने वातावरण के ऊपर या किसी भी वस्तुओं पे असर डाल सकते हैं। बच्चों को ना ये पता चले हमारे केंद्र में कि बच्चे अपनी क्रियाओं में थोड़ा बहुत बदलाव करके ना अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रभाव डाल सकते हैं, आसपास की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, कारण प्रभाव को जानेंगे, बच्चे प्रयोग कर सकें, बच्चों को नाट्य खेल के मौके मिले। ये सारी सारे संज्ञानात्मक लक्षण है, ये हमारे केंद्र में हम बच्चों को देना चाहेंगे। इससे मानसिक योग्यता बच्चों की बढ़े, है ना, निर्णय लेने के लायक हो बच्चा। जैसे रहता है ना कि दूसरों को लीड करने के लिए बच्चा आगे बढ़े, खुद से निर्णय लेने की क्षमता हो बच्चे में, सीखने के लिए बच्चा हमेशा तैयार रहे। ये सारी की सारी चीज़ें हम संज्ञानात्मक विकास लक्ष्य चाहेंगे कि जो बच्चे को, पहला हो गया हमारा शरीर क्रियात्मक विकास या शारीरिक क्रियात्मक विकास, नोट डाउन कर लीजिएगा आप भले ये पॉइंट। दूसरा, हम चाहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास हो बच्चे का, लक्ष्य, ये लक्ष्य रहेगा हमारा बच्चों का संज्ञानात्मक विकास। तीसरा, बच्चों का भाषाई लक्ष्य विकास रहेगा हमारा, बच्चों का जो भाषाई विकास है ना, उसका जो विकास रहेगा उसे बढ़ाने के लिए ये हमारा एक लक्ष्य रहेगा। उसके लिए हम जैसे कह रहे हैं बच्चे छोटे छोटे जो वाक्य रहते हैं ना नॉर्मल, उनको समझ जाएं, बच्चे हम संकेतों के द्वारा कुछ कहना चाहें बच्चे वो समझ जाएं, आपस में बच्चे वार्तालाप करना सीख जाएं, है ना, छोटे छोटे शब्द वाक्य बनाना सीख जाएं, चीज़ें होती हैं उनके, जो भी चीज़ें उनके सामने आए दैनिक दिनचर्या में, बच्चे उन सबको सीख जाएं, अपने विचारों को स्पष्ट कर सके, दूसरों को समझाने के लिए अच्छे से अभिव्यक्ति कर पाएं। लेखन पूर्व और पठन पूर्व जो कौशल होते हैं ना, वो सीखें हमारे जो केंद्र में बच्चे। शब्द भंडार बढ़े, बच्चे वार्तालाप ना मतलब फ्रिक्वेंसी में बच्चे बात कर सके एक दूसरे से। ये सब हम भाषाई लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि जो हमारे केंद्र में बच्चों को मिले। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, हम चाहेंगे कि बच्चों का ना बच्चों का सामाजिक विकास हो हमारे केंद्र में। जैसे कि बच्चा क्या है, दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करे, समानुभूति सीखे, वो सहानुभूति हो बच्चे में, बच्चे उत्तरदायी बने, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान हो उनके अंदर। एक जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप में काम करना सीखे हमारे केंद्र में बच्चे। और जो आस पड़ोस में या जो केंद्र में बच्चे हैं ना, उनके साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करे बच्चे। जो नॉर्मल हमारे अपेक्षित जो सामाजिक मूल्य होते हैं दूसरों के साथ व्यवहार करने के, उसके बारे में सिखाएंगे हम। बच्चों को नेतृत्व करने का कौशल सिखाएंगे, यानी कि दूसरों को लीड करने का कौशल हमारे केंद्र में हम सिखाना चाहेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारा संवेदात्मक लक्ष्य। संवेगात्मक लक्ष्य मतलब इसमें क्या है कि बच्चों को हम ये सिखाना चाहेंगे कि बच्चे ना रचनात्मक कार्य करें, अपनी अपनी मर्जी से काम करें, रचनात्मक कार्य करें। अगर उन्हें ना जैसे कि किसी काम में कोई काम वो फेल हो जाए, किसी काम में असफल हो जाए, तो उसमें भी वो अपने आप को ना ऐसा ढाले कि बच्चे वो सब स्वीकार करें, असफलता भी स्वीकार करें, खुद को बच्चे इंडिपेंडेंस बने, उनकी जो स्वसंकल्पना अच्छे से सकारात्मक स्वसंकल्पना बनाए। बच्चे दूसरों के प्रति जो सहानुभूति महसूस करें, विश्वास की भावना बच्चे में हो, बच्चे आत्मनिर्भर बने, अपने मतलब नए नए कार्य करने के लिए बच्चे ना प्रेरित हों, खुद से बच्चे प्रयास करते रहें, जब तक कार्य खत्म ना हो, जब तक बच्चे क्या है उत्साह से उस कार्य में लगे रहें। ये सारे के सारे संवेगात्मक लक्ष्य हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे केंद्र में बच्चों को मिले। तो ये 5 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। पहला है शारीरिक क्रियात्मक लक्ष्य, दूसरा संज्ञानात्मक लक्ष्य, तीसरा भाषाई लक्ष्य, चौथा है सामाजिक लक्ष्य और पांचवा है संवेगात्मक लक्ष्य। तो ये 5 लक्ष्य हम चाहेंगे कि बच्चों को मिले। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 2, जिसका क्या भाग है, वे 2 पहलू बताइए जो दर्शाते हैं कि जो शहर में रहने वाले बच्चे और गांव में रहने वाले बच्चे के अनुभव है ना भिन्न भिन्न कैसे होते हैं। तो हमें 2 बताने हैं। तो पहला मैं बताती हूँ। पहला ये रहता है कि जो गाँव में बच्चा होता है ना, वो अपने अड़ोस पड़ोस के घरों के साथ ना मतलब काफ़ी टाइम बिताता है, तो वो अनेक लोगों के साथ सामाजिक संबंध बना लेता है। जबकि शहरों में क्या रहता है कि एकाकी टाइप जीवन रहता है, सिंगल फैमिलीज भी रहती हैं, अगर जॉइंट फैमिली भी रहे तो क्या घर के अंदर अंदर तक बंद रहते हैं, तो बाहर कम निकलते हैं। इसलिए क्या रहता है, हो सकता है कि अगर बच्ची जैसे स्कूल नहीं जा रही ना, तो उसके फ्रेंड्स बहुत कम हो, बच्ची किसी को जाने ही ना। और गाँव में क्या रहता है, गाँव में बच्चे स्कूल जाए ना जाए, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बच्चे सबको जानते हैं, उसके काफ़ी दोस्त होते हैं। तो पहला अनुभव हम ये लिख सकते हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं कि जैसे कि गाँव में क्या रहता है कि यातायात के जो मतलब साधन पर्याप्त नहीं होते,
सूचना के यातायात की किसी चीज़ की, तो क्या है जो बच्चा होता है ना वो बाहरी दुनिया से थोड़ा सा अलग रहता है, पूरी तरह से परिचित नहीं हो पाता। वैसे आजकल ये जो अंतर है ना ये थोड़ा गौण हो गया है, क्योंकि गाँव में भी सब सुविधा होने लगी है, बट अगर ये ना इसमें हमारी बुक में दिया गया तो आप लिख सकते हो कि ये रहता है तो उन्हें ना बाहरी दुनिया से परिचित होने का मौका नहीं मिलता। जबकि जो शहर में बच्चा है तो वो टेलीविजन, पत्रिका, अखबार, किताबों उनके माध्यम से ना सारी जानकारी उसे मिलती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी भिन्न होती है गाँव के बच्चों की और शहरों के बच्चों की। थर्ड में आपको बता दूं कि थर्ड में क्या रहता है, जो गांव के बच्चे होते हैं और शहर के बच्चे होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं ना बेसिक चीज़ों की जानकारी, उसमें भी उनकी भिन्नता होती है। जैसे कि मानो गांव में एक बच्चा है, गांव में बच्चा है उसे हम पूछेंगे ना कि ये दूध कहाँ से लाए, तो उन्हें पता है कि भैंस को दुहेंगे तो दूध मिलेगा। लेकिन शहर में बच्चा होता है ना, उससे जब बताएंगे तो नहीं, वो उसे ये नहीं लगेगा, वो बताएगा कि हम ना बूथ पे से लेके आते दूध। तो चीज़ एक ही है लेकिन उसके बारे में जानकारी दोनों को अलग अलग है। और वो जानकारी ऐसे है कि उसने भैंस को दूधते हुए देखा है गाँव में बच्चे ने, तो उसकी जानकारी है इस बेस पे हो गई। और जो शहर में बच्चा है वो अपने मम्मी पापा के साथ बूथ पे से दूध लाता है, तो उसे दूध वहीं से आ रहा है, तो बच्चे को ये पता है, तो ये एक जानकारी हो गई। या जैसे शहर में जैसे बच्चा है उससे हम पूछेंगे कि है ना चीनी कहाँ से लाते हो, चीनी कैसे बनती है, तो कहेंगे कि ना चीनी तो फैक्ट्री में बनती होगी, पता नहीं किससे बनती है। और चीनी ना जैसे वो फैक्ट्री में बनाई जाती है। और जब हम उनसे बताएंगे कि गन्ने से बनती है, तो बच्चा ना सोचेगा अच्छा गन्ने से, खेतों में चीनी खेतों में। तो ये मतलब थोड़ी सी बच्चों के जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तो ये बच्चों को ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जैसे नॉर्मल बच्चे के अनुभव होते हैं ना, उसके बेस पे बच्चे के हिसाब से चीनी स्टोर पे मिलती है और फैक्ट्रियों में बनेगी। और जो गाँव में बच्चे होते हैं उन्हें पता रहता है कि जो खेत में गन्ना है ना, वो आगे जाके इसकी प्रोसेसिंग होकर गुड़ और चीनी बनती है। तो इस तरह से गांव में शहर में रहने वाले बच्चों के अनुभव थोड़े। हमारा दूसरे का ख है, विकास के दो क्षेत्रों के संदर्भ में उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि आनुवांशिकता और परिवेश बच्चे के विकास पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो हमें ना दो विकास के क्षेत्र बताने हैं इसमें। वैसे आप ज़्यादा भी बता सकते हो लेकिन हमें दो बताने हैं। तो हम एक तो ये बता सकते हैं कि जैसे आनुवांशिकता और परिवेश है ना, ये बच्चे के भाषा के विकास में प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जो बच्चे जन्म से बधिर होते हैं तो वे क्या बोलना नहीं सीख सकते, लेकिन देखा गया कि अगर प्रारंभिक जो उसके बच्चे के प्रारंभिक महीने होते हैं ना, उसमें बालिका बबलाती है ना, वो जरूर करती है। लेकिन पालनकर्ता ने अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो बच्ची का बबलाना कम हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। और बालिका जो थोड़ी बहुत ध्वनियाँ निकाल रही थी ना, तो उसके संबंध में उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो बच्ची चुप हो जाएगी, फिर वो क्रिया करना बंद कर देगी, तो बोलने में असफल रही बच्ची। अगर बधिरता का जल्दी पता लग जाए और बच्ची को सुनने में सहायता दी जाए ना, तो हो सकता है बालिका बोलना सीख जाए और धीरे धीरे अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उनके बराबर सीख सकती है। व्यक्तित्व जो होता है बच्चे का वो आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, क्योंकि जो व्यक्ति के जो आनुवांशिक जीन्स होते हैं ना, उसी के कारण जो व्यक्ति के गुण जो होते हैं ना वो बनते हैं कि बच्चा कैसा नेचर रहेगा, उसका गुस्सा करेगा, बच्चा हंसता रहेगा, गंभीर रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बच्चे के आनुवांशिकता पर ही प्रभाव डालती है। तो ये एक हो गया बच्चे के भाषा का विकास होता है ना, वो आनुवांशिकता और परिवेश से प्रभाव। अभी दूसरा विकास हम बता सकते हैं कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है ना, वो भी बच्चों की आनुवांशिकता और जो परिवेश होता है ना उस पर निर्भर करता है। जैसे कि आनुवांशिक असामान्यता के परिणाम स्वरूप जो बच्चे की कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं में एक कोई भी जीन नहीं होता, जिसके कारण बच्चे के ना शरीर में कोई विशेष एंजाइम नहीं बन पाता है ना। तो उस वजह से शरीर में क्या रहता है कि कुछ बीमारियां होने लग जाती हैं, कोई मतलब जो बच्चे का तंत्रिका तंत्र है ना उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है। तो इससे भी बच्चे की जो बुद्धि होती है ना, बच्चे की बुद्धि होती है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है। और इसलिए वो कमज़ोर होगी तो बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या है कि इसकी भी इसको दूर करने में वातावरण की भूमिका होती है, क्योंकि जैसे अगर जो हमारा बच्चे का आसपास का परिवेश अच्छा है और बच्चे की जो ये प्रॉब्लम है इसका टाइम से पता लग जाएगा और इसका आवश्यक इलाज कराया जाए ना, तो बच्चे की जो तंत्रिका तंत्र में जो हानि हुई है उसका हम ना टाइम से इलाज करेंगे तो हो सकता है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर ले और बच्चे की जो मंदबुद्धि है ना धीरे धीरे करके उसमें सुधार आ जाएगा। इसलिए आनुवंशिकता जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्षमता प्रदान करती है, और जो परिवेश होता है ना ये निर्धारित करता है कि जो व्यक्ति की जो ये क्षमता है वो कितनी साकार होगी। तो इस तरह से आनुवंशिकता और परिवेश बच्चे के भाषा के विकास को भी प्रभावित करते हैं और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं। तो हमें यहाँ पे दो। नेक्स्ट हमारा है दूसरे का गय। प्रश्न गय, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि खेल बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है, बच्चे की जो बुद्धि वगैरह बढ़ती है ना, जैसे बच्चा सोचने की क्षमता वो होती है। तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बच्चों के संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना उसके लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बच्चा किसी चीज़ को वर्गीकरण करना, बच्चे बच्चे की सोचने की शक्ति, बच्चा किसी के साथ वाद विवाद करता है, तर्क शक्ति, माला बनाने के लिए मोती पिरोना, किसी चीज़ का वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना, मिलाने की जो क्रियाएं होती हैं ना, जो बच्चे के नए नए कौशल होते हैं ना धीरे धीरे उनको सुदृढ़ करने के लिए जो एक्स्ट्रा बच्चे की खेल क्रियाएं होती हैं, संख्या की संकल्पना, आकार की संकल्पना, रंग सब्जियों के नाम, ये सब बच्चा जो सीखता है नए नए शब्द, ये सब क्या समय की संकल्पना, ये सब समझने में ना ये सब बच्चे के लिए सहायक होती हैं।
जो खेल होते हैं ना, ये सब सीखने के लिए बच्चों को भी सहायता करते हैं। जब बच्चे खेल खेलते हैं ना, तो बच्चे खुद से खेल के अंदर ना कि आज मैं ये बनूंगा, आज मैं वो बनूंगा, नई नई बातें करते हैं। कोई बच्चा कहानी सुनाता है, कोई बच्चा कुछ बनता है, नए नए प्रश्न बच्चे अपने आप ही मतलब बनाते हैं, खोजते हैं, खुद से तर्क करते हैं, विश्लेषण करते हैं और खुद से निर्णय लेते हैं। तो इससे क्या बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि खेल से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है। जैसे बच्चा कोई छिप रहा है तो बच्चा खुद से छिपम छिपाई खेलेगा, तो ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करेगा। अच्छा पहले देखेगा आसपास की जगह को कि अच्छा गेट के पीछे छिप जाऊं, इधर छिप जाऊं, यहाँ तो मुझे ढूंढ लेंगे। तो ये बच्चे के बुद्धि को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके बच्चा सोचने की क्षमता जो होती है ना वो बढ़ रही है। तो हम ये बता सकते हैं कि खेल से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 3 का क्या है, पालनकर्ता व शिशु के जो होते हैं ना उनके बीच 5 व्यवहार को सूचीबद्ध कीजिए जो कि बच्चे के साथ सामाजिक अंतःक्रिया को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब हम ये पालनकर्ता की भी और शिशु की भी 5 बतानी है। तो पालनकर्ता का जो व्यवहार है उसके लिए आप भले ही ना नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मैं बोलती जाती हूँ, मैं पहले पॉइंट बोलूंगी और फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करूंगी थोड़े थोड़े शब्दों में। तो आप पहले लिख लीजिए पालनकर्ता के जो व्यवहार है ना, 5 व्यवहार, तो आप पहले वो लिख लीजिए। पहला पालनकर्ता का व्यवहार है शारीरिक स्पर्श, दूसरा है भाषा, तीसरा है मुस्कुराना, चौथा है जो पालन करता है उसके चेहरे के हाव भाव, और पांचवा है एकटक देखना। तो ये 5 है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। शारीरिक स्पर्श, भाषा, मुस्कुराना, चेहरे के हाव भाव और एकटक देखना। तो अब ये क्या, पहला शारीरिक स्पर्श है पालनकर्ता का जो एक व्यवहार है। तो इसमें क्या है कि पालनकर्ता और शिशु के बीच ना भावात्मक संबंध बनता है इस शारीरिक स्पर्श से। जैसे कि माता या पिता क्या करते हैं, बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, गोद में लेते हैं, नहलाते धुलाते हैं, मालिश करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। इस सबसे क्या है बच्चे का शारीरिक स्पर्श से क्या बच्चे को उसका सुरक्षा का, विश्वास की भावना का विकास होता है इससे बच्चे में। दूसरा जो होता है भाषा। भाषा के अंदर क्या है, जब पालनकर्ता शिशु के साथ बात करते टाइम भाषा, जैसे बच्चों की जो भाषा होती है ना बच्चों के लायक, जिसको हम शिशु भाषा भी बोलते हैं, उस तरह से बोलते हैं। जैसे बच्चा बबलाएगा तो उसी की बबलाहट में ही हम उसकी प्रतिक्रिया देंगे। सरल शब्द, छोटे शब्द, बच्चों के लिए लयबद्ध लोरी गा रहे हैं, इस सब से क्या है बच्चों की भाषा का हम ना ऐसा बना लेते हैं, हम अपनी भाषा को भी वो बच्चों के समझ में आए, है ना। तो हम उसी तरह से बच्चों के साथ बात करते हैं। तो इससे भी माता पिता जो पालन करता है बच्चे ना, उनमें भावात्मक संबंध बनता है। नेक्स्ट जो पालनकर्ता का व्यवहार है मुस्कुराना। यह जो मुस्कुराना है ना, ये बच्चे के सामाजिक संबंध की शुरुआत है। जैसे कि हम बच्चे को देख के मुस्कुराते हैं ना, तो बच्चा भी मुस्कुराएगा, तो उसे ना स्नेहपूर्ण वातावरण का एहसास होगा अपने आसपास। तो इसलिए कभी भी आपने देखा होगा ना कि कोई भी कितना भी हम ऐसे बोलता है, अच्छा ये तो कभी मुस्कुराता नहीं, बड़ा आदमी इसकी तो सीरियस रहे कोई, जैसे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सीरियस कई लोग रहने लग जाते हैं। लेकिन जैसे कोई बच्चे को देखता है ना, तो बच्चे की एक स्माइल देखते ही सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये एक विशेषता है बच्चों के, जो पालन करता हो कि ना, जो बच्चे के लिए सबके चेहरे पे होती है वो मुस्कुराहट। इससे क्या है बच्चे को खुशी मिलती है, बच्चा मुस्कुराहट को देख के और खुश होकर कूजन बालालाप ये सब करता है। नेक्स्ट है चेहरे के हाव भाव। ये चेहरे के हाव भाव होते हैं ना, इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। शिशु जैसे बच्चों को कोई बात कहेंगे तो बच्चे अपना होठ हिलाएंगे, अपना आंखें ऐसे करेंगे ना, चेहरे के हाव भाव बदलेंगे, तो शिशु का चेहरा भी उसी तरह से तन जाता है। शिशु समझने लग जाते हैं, ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा अब डर रहे हैं, अच्छा अब इनको दर्द हो रहा है। इस तरह से शिशु भी चेहरे के हाव भाव को समझने लग जाते हैं। तो इससे भी ये जो पालनकर्ता का व्यवहार है, जिससे क्या है बच्चों के साथ अच्छा संबंध बनता है उनका। नेक्स्ट पालनकर्ता का व्यवहार है एकटक देखना। इसमें क्या रहता है, जैसे पालनकर्ता में जैसे माता रहती है, बच्चे को गोद में लिटा लेगी दूध पिलाने के बाद, तो थोड़ी देर जैसे बच्चा लेटा रहेगा, आंखों में आंखें डाल के देखता रहता है छोटा सा बच्चा। हम फिर भी ऐसे लगता है कि हम थक गए, लेकिन क्या है जो बच्चा रहता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखना। बच्चा सीधे ऐसे बहुत देर तक देख सकता है। इससे भी बच्चे और जो शिशु के बीच ना सामाजिक और भावात्मक अंतःक्रिया होती है, और बच्चे का सामाजिक व्यवहार बाद में ना इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट एक गति और लय भी है, लेकिन इसमें 5 ही बताए गए थे, तो मैंने आपको 5 बता दिए हैं। अगर आप याद करो तो एक गति और लय भी लिख देते, जैसे कि हम बच्चे को ना कोई भी कभी जैसे हम लेते ना पैर पे झुलाने लग जाते हैं जोर जोर से, कभी गोद में लेके झुलाने लग जाते हैं, कभी कंधे पे लगा के झुलाते हैं, कभी बच्चे को लोरी जैसे सुनाते हैं ना, तो कंधे पे लगा के थपकी लगाएंगे, लोरी सुनाते रहेंगे। और थपकी भी हम ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लय के हिसाब से लगाते हैं, और बच्चे को हिलाते रहते सुलाते रहते, इससे भी क्या बच्चा खुश होता है। अभी इसमें जो शिशु होते हैं ना, शिशु के 5 व्यवहार बताए गए हैं। अब शिशु के 5 व्यवहार में पहला है एकटक देखना। जैसे पालनकर्ता का था ना, वैसे शिशु का भी, शिशु जो होता है वो अपने पालनकर्ता के चेहरे पर नजर टिकाने लगता है, और धीरे धीरे ना पालनकर्ता के साथ उसका जो होता है ना एक भावात्मक संबंध वो स्थापित होने लगता है। और ये जो चीज़ें ना, ये बच्चा जन्म के थोड़े दिन के बाद ही समझो कि करने लग जाता है विशेषता एकटक देखना। दूसरी बच्चे की विशेषता मुस्कुराना। ये बच्चे क्या रहते हैं, छोटे बच्चे नींद में भी मुस्कुराते रहते हैं, और जैसे लोगों के साथ अनुक्रिया करते टाइम ना बच्चे की एक मुस्कुराहट जो होती है ना, वो एक जरिया होती है। उससे क्या बच्चे कोई भी आवाज़ हो जाएगी उसे देख के मुस्कुराएंगे, किसी का चेहरा दिखेगा, पालनकर्ता का चेहरा दिखेगा, उससे बच्चे मुस्कुराने लग जाते हैं।
शुरू शुरू में तो बच्चा कभी हंसता है कभी रोता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 बच्चों को समझ होती है ना, तो वो अपने जैसे ज़रूरत के हिसाब से ऐसे रहता है, दूसरों को देख के मुस्कुराता है। इससे पालनकर्ता को भी अच्छा लगता है, उन्हें भी संतुष्टि मिलती है, फिर वो और जो बच्चा है उसके प्रति सुरक्षात्मक हो जाते हैं। शिशु की मुस्कुराहट के जवाब में पालनकर्ता मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, गोद में लेते हैं ना। इससे क्या है, जो बच्चे का मुस्कुराना है ना, बच्चे के मुस्कुराने का व्यवहार है, वो बच्चों की जो पालनकर्ता के साथ जो संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, बच्चे की विशेषता रोना। रोना भी बच्चे का ना एक व्यवहार है, जिससे कि वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे बच्चों को कोई ज़रूरत होती है तो उसके लिए बच्चे का रोने लग जाते हैं। जैसे बच्चे का रो रहे हैं तो पालन करता है कि तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं कि उन्हें क्या ज़रूरत है। बच्चे ने कपड़ा गीला कर दिए, या फिर बच्चे को किसी चीज़ से डर लग गया, बच्चे को भूख लगी है, तो इस तरह से क्या बच्चे का रोना है वो भी एक व्यवहार है जो दूसरों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट, बच्चे का चौथा, कूजन करना है, बालालाप करना। इससे भी ये है बच्चों की एक वो है कि बच्चे का व्यवहार है कि जिससे कि बच्चे कूजन और बालालाप करके दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ाते हैं। इससे जो बच्चा होता है वो वयस्कों की ध्वनि की नकल करता है, और आसपास में जो लोग होते हैं ना उनके साथ फिर वो भी ऐसे ही बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, बालालाप करते हैं, उनके साथ कूजन में उसका जवाब देते हैं। इससे शिशु और पालनकर्ता के बीच संवाद बढ़ने लग जाता है, और बच्चे की जो भाषा का विकास है ना वो भी प्रारंभ हो जाता है। पांचवा, बच्चे का जो व्यवहार है वो है अनुकरण। किसी चीज़ का अनुकरण करना। ये जो व्यवहार है बच्चे का 1 वर्ष की आयु तक लगभग आ जाता है। इसमें बच्चा ना कई व्यवहार की नकल करता है। कभी वो किसी को देख के आँख झपकाता है ना, शरीर को हिलाता डुलाता है, दूसरों के हाव भाव की नकल करता है। जैसे कि हम कोई व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा उसका अनुकरण करने लग जाता है। जैसे कभी जैसे साल भर का कोई बच्चा उसके सामने आप खांस के देखिए तो बच्चा ना पहले चेहरे की तरफ एक टक देखेगा, फिर जैसे हम करेंगे ना तो बच्चा भी करेगा, फिर हम दोबारा जानबूझ के खांसेंगे तो बच्चा फिर वैसे ही करेगा। बच्चे को लगेगा हम सचमुच खांस खांस रहे हैं, और बच्चा उसका अनुकरण करने लग जाएगा, और बच्चे को बड़ा आनंद आता है इसमें। तो ये भी सामाजिक अंतःक्रिया होती है जो बच्चा अपने व्यवहार से बढ़ा देता है। और जो ये माता पिता और जो पालनकर्ता या शिशु के जो व्यवहार है ना, ये बच्चे के भावात्मक सामाजिक विकास के लिए लाभदायक होते हैं। तो मैंने पालनकर्ता के तो नोट करवा दी थे, ये भी आप नोट कर लीजिए जो बच्चे के व्यवहार है। पहला, एकटक देखना। दूसरा, मुस्कुराना। तीसरा, रोना। चौथा, पूजन या बालालाप। और पांचवा हम लिख देंगे अनुकरण करना। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी तीसरे का ख है, लगाव का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शिशु का पालनकर्ता के साथ लगाव विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। अब लगाव का मतलब आपको पता है कि जो पालनकर्ता के साथ जो भावात्मक संबंध है ना वो लगाव होता है ना। तो इसमें क्या, जो माँ होती है, बच्चे को ऐसा कहते हैं ना कि जन्म के तुरंत बाद माँ के पास देना चाहिए बच्चे को। तो इससे क्या, माँ बच्चे को गोद में उठाती है, उसको देखती रहती है, तो तभी से बच्चों के बीच ये जो भावात्मक संबंध है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या है कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसका ध्यान रखती है, उसे खिलाती पिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, लोरी सुनाती है। इससे जो बच्चा होता है ना उनके साथ एक लगाव सा महसूस करता है बच्चा उसके साथ, क्योंकि माँ के साथ उसका शारीरिक स्पर्श हो रहा है, उसे एकटक देखता है। जो बच्चे के व्यवहार हमने पीछे देखे थे ना, माँ और बच्चा दोनों करते हैं व्यवहार, एकटक देखते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, साथ में खेल के प्रेरणा देती है माता। इससे क्या, पारस्परिक स्नेह की बढ़ोतरी होती है इससे माँ और बच्चे के बीच में। ये जो क्रियाएं होती है ना, ये जो छोटी छोटी दैनिक अंतर क्रियाएं, इससे माँ और शिशु के बीच जो स्नेहमयी संबंध बनता है उसे लगाव कहते हैं। ये बन जाता है। और लगाव होता है वो दो लोगों के बीच भावात्मक जो संबंध होता है ना उसे लगाव कहते हैं। तो ये पालनकर्ता शिशु के बीच जो अंत्यक्रियाएं होती है, दैनिक अंत्यक्रियाएं, उसके परिणाम स्वरूप स्नेहमयी जो संबंध होता है उसे लगाव कहा जाता है। तो इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, पहले माँ के साथ होता है, फिर उसके बाद बच्चा पिता के साथ भी, पिता अगर ऐसे स्नेहमयी हो तो उनके साथ भी बच्चा लगाव स्थापित करता है। उसके बाद जो अपने दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन ये सब होते हैं ना, इनके साथ फिर उसके बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना जिनको जानने लग जाता है, दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ भी बच्चा लगाव स्थापित करता है। लेकिन इसमें भी एक ये रहता है कि लगाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगाव बच्चे को ऐसा लगेगा जैसे माँ ध्यान रखेगी, तो माँ अगर जैसे टेंशन में रहे, माँ बच्चे की तरफ है ना कम ध्यान दे, भूख लगे तो ढंग से ध्यान ना रखे, दूध पिलाते टाइम उससे अंत्यक्रिया ना करे, बस कि दूध पिला के छोड़ हो गया काम, बच्चे की तरफ ध्यान ना दे, तो बच्चा नहीं महसूस करता है ये सारी चीज़ें। तो उसे ऐसे लगता है ना कि माँ मुझे गोद में लेती है तब परेशान होती है, या फिर बच्चा डरने लग जाएगा, बच्चे को भी टेंशन होने लग जाएगी। इससे क्या, बच्चे के अनुभव ना सही नहीं रहते। तो इसलिए जो लगाव होता है ना वो बच्चे के साथ, माँ के साथ बच्चे का लगाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि कई जगह देखा गया है कि जो केंद्र होते हैं ना उनमें बच्चे ऐसे लगाव स्थापित नहीं हो पाता उनका, क्योंकि वहाँ पे क्या, पालनकर्ता एक होती है और बच्चे इतने सारे, तो सबके साथ ना सही से अंतक्रिया नहीं हो पाती। तो इसलिए लगाव बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 4 का, क्या बच्चे दो शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं और उन वाक्यों की जो विशेषताएं होती है ना वो बतानी है हमें। अब कब बनाना शुरू करते हैं, तो ये बच्चे ना जब 18 महीने से 24 महीने के बीच, यानी कि 18 महीने के होते हैं तब से लेके, और बच्चे
जब 2 साल तक के हो जाते हैं ना, तब ये अपना पहला जो वाक्य के शब्द है ना, ये बच्चे बनाना शुरू, 2 शब्दों के वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरे जब तक ना इस उम्र तक बच्चों का जो शब्द भंडार है ना लगभग 300 शब्दों का हो जाता है, और उसके बाद जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन ना बच्चे इससे कहीं ज़्यादा शब्दों को ना समझने लग जाते हैं। और ये 2 अक्षर के जो शब्द होते हैं ना, 2 शब्दों के वाक्य होते हैं, ये होते हैं जैसे मामा, मम्मा, दुद्दू, पप्पा, ये सारे के सारे शब्द बच्चे के द्वारा जो बोले जाते हैं ना, 2 2 शब्दों के वाक्य होते हैं ये बच्चे, इन्हीं को बोलते हैं। बच्चे क्या छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं इससे, कि उनके पास शब्द भंडार नहीं होता, तो वो 2 2 अक्षरों में ही जो होते हैं ना शब्दों में उसे बता देते हैं। जैसे इसमें क्या है, बच्चा ऐसे बोलेगा कोई चीज़, जैसे किसी चीज़ को बोलेगा तो बच्चा ऐसे बोलता है कि किसी चीज़ को ऐसे समझाना हो तो वो पूछता है कि पापा कहाँ गए हैं, तो सीधा कहेगा हाँ पापा कहाँ, ऐसे करके बोल सकते हैं। बच्चे को खाना चाहिए तो ऐसे बोलेगा खाना दो। बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए, बच्चा अपना वाक्य जो होता है ना पूरा वाक्य 2 शब्दों में समझा देता है। अब किसी चीज़ को बोलने के लिए, जैसे कोई चीज़ बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बच्चा मम्मी के पास आएगा, मम्मा मम्मा वो, और हाथ इशारा कर देगा, बस 2 अक्षर में समझ में आ जाता है, और माँ भी पता है क्या इससे समझ जाती है, और बच्चे का काम हो जाता है। तो ये सारे के सारे के 2 शब्दों के जो वाक्य है ना, ये बच्चा, बस ये है कि हमें पालनकर्ता को भी थोड़ा सा ना ये समझ में आना चाहिए, और ये बच्चे के वाक्य थोड़े इतने स्पष्ट होने चाहिए कि समझ में आ जाए कि बच्चा किस संदर्भ में कह रहा है, ताकि हम बच्चे को ना बच्चे की बात को समझ सकें। बच्चे का जो शब्दों का उच्चारण है वो व्याकरण के हिसाब से इस टाइम सही नहीं होता, फिर भी बच्चा क्या छोटे छोटे शब्दों में बोल के और सरल वाक्यों में बोलता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं। जैसे कि बच्चा, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चा ये कह रहा है कि जैसे घर में ना कोई चप्पल रखी हुई है, और वो चप्पल किसी और ने पहननी चाहिए, तो बच्चा ना अब ये नहीं कहेगा कि ये चप्पल मत पहनो, ये मेरी मम्मी की है। अब इतना बड़ा वाक्य है, अब ये बच्चा बोलेगा, ये बच्चा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन बच्चा अपनी बात जाके समझा देगा और कहेगा मम्मा चप्पल। अब इतना बोलेगा, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कहना चाह रहे हैं मेरी मम्मी की चप्पल है, यानी कि हमें नहीं पहनना। तो इस चीज़ से क्या है, बच्चा अपने छोटे छोटे वाक्यों में समझा देता है। हिंदी भाषा और इसमें लिखा हिंदी भाषा सीखने वाले जो बच्चे होते हैं ना, अंग्रेजी बोलने वालों की तुलना में 3 या 3 से अधिक शब्दों वाले वाक्य ना जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे 2 वाक्य बनाए, 2 अक्षर वाले बनाए, उसके बाद क्या धीरे 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 करके और बच्चे ये 3 अक्षर के शब्द जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 अक्षर के जो शब्द हैं, जो शब्दों के वाक्य होते हैं, ये बच्चे लगभग अभी ऐसे लिख देना आप 18 से 24 महीनों के बीच बोलना शुरू करते हैं। और इस टाइम के बच्चे अपनी जो दिल की जो बात होती है ना, जो बात वो बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, वो अपनी भावनाएं वो इन सरल शब्दों के माध्यम से 2 शब्दों में ही, 2 वाक्यों में ही समझा देते हैं। जैसे कि उनको नींद आ रही है ना, तो बच्चे ऐसे कह देंगे नीनी आई, तो उससे हम ना समझ जाते हैं बच्चे की बात कि बच्चे को नींद आई है। अभी दूसरा है हमारा, उदाहरण देते स्पष्ट कीजिए कि देखभाल करता अच्छा, हमें ये भी बताना था ना उनकी विशेषता क्या होती है, तो विशेषता में यही हो गया ना कि बच्चा जो होता है वो इन 1 2 छोटे छोटे शब्दों से पूरा का पूरा वाक्य हमें समझा देता है। तो ये आपने, ये विशेषताएं ही है इसकी। अभी दूसरा प्रश्न है, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि देखभाल करता किस प्रकार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में, जो पहले 2 वर्ष होते हैं ना, उसमें बच्चे की जो भाषा का विकास है ना, उसमें कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं पालन करता, जैसे बच्चे अपने जो कठिन उच्चारण है ना उनको ईजी बनाकर, यानी कि छोटे छोटे वाक्य और सरल भाषा में बोल के और फिर बच्चों को सुनाएं या बोलें, तो उससे क्या बच्चा आसानी से सीखेगा। जैसे कि बच्चे को हम कहेंगे घूमने जाने की जगह कहेंगे हम घूमी घूमी जाएंगे, नहाने की जगह कहेंगे नहीं नहीं करेंगे। जैसे बच्चे को कोई भी शब्द हम ऐसा बोलेंगे जो बच्चे उसको उच्चारण ना आसानी से कर सके और उसे सुनने में भी वो सरल लगे। तो पहला है कि हम अपने जो शब्द होते हैं ना, कठिन शब्दों को सरल ईजी बना के बच्चे के सामने प्रस्तुत करें। दूसरा है कि सर्वनाम शब्दों की जगह संज्ञा शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि है ना बार बार ऐसे कि कोई चीज़ की करके कि वह ये खाएगी, वह वो करेगा, नहीं। जैसे अगर मम्मा का बोलना है तो हम कहेंगे ना मम्मी ये करेगी, है ना। बच्चे का भी सीधा नाम लेके कि है ना राजू खाना खाएगा, इस तरह से बच्चे को बोलेंगे ना, तो बच्चे को आसानी से समझ आता है। यानी कि जो सर्वनाम की जगह पे संज्ञा शब्दों का ज़्यादा यूज़ करना है, इससे बच्चे की जो भाषा का विकास है ना जल्दी होता है। बाकी बच्चे को जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, इनसे बच्चों इनको बोल के बच्चे का ध्यान केंद्रित करवाएं, बच्चों को रिपीट करवाएं। इससे भी क्या है, बच्चे की जो भाषा होती है ना उसका विकास थोड़ा जल्दी होता है। बच्चे जब भी बच्चों के साथ बोले ना, तो थोड़ा ऊंचा स्वर में बोलें और अच्छे से लहजा होना चाहिए, ताकि बच्चे को क्या अ, ऐसे समझने में मुश्किल आए। जल्दी से हम कुछ भी बोल देंगे तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा कि हमने क्या बोला है, तो बच्चा रिपीट कैसे करेगा। इसलिए हमें एक एक शब्द को ना स्पष्ट रूप से बोलना है, इस तरह से बच्चा उसे सुन के सीख जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि बच्चों को जो प्रथम 2 वर्ष हैं उसमें बच्चे के विकास को पालन करता या देखभाल करता बढ़ावा दे सकते हैं। अभी हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 का 3 से 6 वर्षों के बच्चे द्वारा अर्जित किए जाने वाले स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के को सूचीबद्ध कीजिए। अब हमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चों के स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है ना, वो बताने हैं। तो स्थूल क्रियात्मक विकास ये होते हैं जैसे बच्चे की जो शारीरिक क्रिया होती है ना, भागना दौड़ना, बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ना, किसी भी की चीज़ से कूदना,
जंप करना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बच्चे के जो स्थूल क्रियात्मक विकास है ना उसमें आप लिख सकते हो। जैसे हॉपिंग करना, बच्चे ज़ोर ज़ोर से उछलते हैं, कूदते हैं, किसी भी चीज़ से बच्चे गेंद फेंकना सीखते हैं, बच्चे पार्क में जाके दौड़ते हैं, ये सारी की सारी क्रियाएं होती हैं ना जो बच्चे की ये स्थूल क्रियात्मक विकास होती हैं। और जो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं, जैसे बच्चा ना कलर क्रेयॉन से कलर करता है, पेंसिल से या चौक से लिखता है, वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में होता है बच्चे की जो उंगलियां या हाथ की जो सूक्ष्म जो मांसपेशियां होती हैं ना उनका विकास होता है, वो बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होते हैं। इसमें बच्चा क्या धीरे 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 करके, और बच्चों की जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं ना उसमें बच्चे का ऐसे क्रमबद्धता आ जाती है। जैसे बच्चा पहले टेढ़ा मेढ़ा से कलर करेगा, उंगलियों को पूरा मुट्ठी में बंद करके किसी कलर को चलाएगा, फिर उसके बाद सारी उंगलियों से 5 उंगलियों से पकड़ेगा, फिर 2-3 उंगलियों से पकड़ेगा, फिर बच्चा अपनी उंगली से अंगूठे से पकड़ना धीरे धीरे सीख जाता है। फिर बच्चा सीधी लकीरें खींचना सीख जाता है, जिससे कि क्या बच्चे का जो लेखन पूर्व कौशल है ना बच्चे के अंदर वो आता है। ड्राइंग बच्चा करता है, ये जैसे ड्राइंग करना, कलर करना, बच्चे को कुछ लिखना, कुछ भी लिखने के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, स्क्रबलिंग करते हैं, ये सारे के सारे बच्चे के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं। तो ये बच्चे के विकास होगा। जैसे खुद से बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो खुद से नहाना, कपड़े बदलना, बाल बनाना, खाना खाना, ये सारे के सारे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होते हैं। तो स्थूल क्रियात्मक और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो गए। अभी है शालापुर बच्चों में होने वाली भाषा संबंधी 2 समस्याओं को बताना है हमें। तो पहली है कि उच्चारण संबंधी समस्या, कि बच्चे क्या रहते हैं कि जो कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे झ रै, ये शब्द क्या बच्चे बोल नहीं पाते हैं। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, हम बोलते हैं किसी को कि राम बोलो, तो बच्चे क्या बोलते हैं लाम, रै को बच्चे लै बोलते हैं, और कई बच्चे रै को ए बोलते हैं। तो उससे क्या बच्चे को, जैसे हम बोलेंगे बोलो राम, तो कोई बच्चा बोलेगा कि आम, कोई बच्चा बोलेगा लाम। तो ये सब चीज़ें, ये सब शब्द ना बच्चे यूज़ करते हैं। ये शब्द जो होते हैं ना, ये समस्या बच्चों के उच्चारण संबंधी समस्या कहलाती है। दूसरी होती है हकलाना। हकलाना, ये हकलाना होती है, ये भी एक बच्चों की समस्या है कि एक शब्द को बोलना शुरू करते हैं ना बच्चे, दो एक उसका पहला जो शब्द होता है उसे 2-3 बार बोलते रहते हैं। जैसे कि बच्चे को रुमाल बोलेंगे तो बच्चे बोलेंगे रुमाल। इस तरह से बच्चे 2-3 बार अक्षर में ना पहले अटक जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो आवाज़ होती है ना उसमें टेंशन जैसा लगता है, और उनकी जो गर्दन होती है उसकी मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं। इस कारण बच्चे ना बोलने की कोशिश करते हैं ना, इस वजह से बच्चे एक साथ नहीं बोल पाते, और जल्दी 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 के चक्कर में क्या वो एक शब्द 2-3 बार बोल देते हैं, और इससे बच्चे का हकलाना शुरू हो जाता है। तो ये हकलाना हो गया। जो पीछे हमने बताया था कि उच्चारण संबंधी समस्या, उसे हम तुतलाना बोल सकते हैं। तो दो दो समस्याएं बतानी थी हमें, एक तुतलाना या उच्चारण संबंधी समस्या, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले उच्चारण संबंधी समस्या जिसे तुतलाना भी कहते हैं, दूसरी है हकलाना। ये दो समस्या। अभी प्रश्न गया है कि पालनकर्ताओं की शक्ति केंद्रित अनुशासित करने के जो तरीके की विशेषताएं क्या होते हैं। अब शक्ति केंद्रित तरीके का मतलब ये होता है ना कि हम बच्चे के ऊपर ना दबाव डालते हैं, बच्चे को दंड देते हैं। इसमें माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को अनुशासित करने के लिए अपना एक ऐसा आदेश देते हैं कि मत करो, मैंने कहा कि मत करो। तो इससे क्या बच्चे को आदेश देते हैं, बच्चे को डांटते हैं, मारते, जैसे दंड देते हैं, पीटते हैं। तो ये बच्चे को वो ये सब करते हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं बताते कि आपने जो व्यवहार जो कर रहे हो उसके लिए हम मना इसलिए कर रहे हैं कि इससे ये होगा, यानी कि व्यवहार तुम इसलिए मत करो। तो इससे क्या बच्चे को डराते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, तुम्हें जैसे पिटाई करूंगा। तो इससे क्या ये जो केंद्रित, जो शक्ति केंद्रित तरीका होता है, ये सही नहीं है। इससे क्या बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे सिर्फ डर की वजह से उस टाइम के लिए रुक जाते हैं, और बाद में बच्चे फिर से वही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो ये अनुशासित करने का शक्ति केंद्रित तरीका होता है, जिसमें पालन करता क्या है, बच्चे को आदेश देते हैं अनुशासित करने के लिए। उसमें क्या वो अपनी जैसे ऐसा ना अपना आदेश थोपते हैं बच्चे के ऊपर, बच्चे को ये भी नहीं बताते कि इस जो क्रिया कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा। तो ये बच्चे का जो अनुशासित करने का जो शक्ति केंद्रित तरीका। हमारा प्रश्न 6 है कि हमें ना 6 ऐसी खेल क्रियाएं बतानी है जो कि शाला पूर्व बच्चे जैसे हमने खेलते हुए देखा, चाहे घर पे देखा हो, केंद्र में देखा हो, और इनसे ना किस बच्चे के विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, ये भी हमें बताना है। तो 3 भीतरी क्रियाएं होनी चाहिए और 3 बाहरी होनी चाहिए। तो 3 बाहरी क्रियाओं में हम एक बता सकते हैं कि जैसे बच्चे को हमने देखा कि साइकिल चलाता है बच्चा खुश होकर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार बच्चा ना प्रैक्टिस करता है। उसके बाद क्या बच्चा खुश होकर जैसे धीरे धीरे वो बैलेंस बनाना सीख जाता है। शुरू में किसी की ज़रूरत पड़ती है, धीरे धीरे बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बाद वो और थोड़ा सा ना खुश होके जैसे वो बैलेंस बनाना सीख जाता है ना, तो खुद पे उसका ना आत्मविश्वास बढ़ता है, और बच्चा और तेज गति से साइकिल दौड़ाता है, और उससे ना बहुत आनंद आता है 1 राउंड 2 राउंड पूरा करने में। बच्चा खुशी खुशी में ना, हमें लगता है बच्चा थक गया होगा, लेकिन बच्चे को बहुत आनंद आता है। तो ये ऐसे साइकिल चलाने एक ऐसी क्रिया होगी जिससे क्या बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। दूसरा हम बता सकते हैं, बच्चे स्लाइड पे दौड़ते हैं, स्लाइड पे ना बच्चे दौड़ के जाते हैं और फिर स्लाइड के ऊपर चढ़ते हैं, फिर फिसल के आते हैं, बच्चे दोबारा जाते हैं, दोबारा सीढ़ियों से स्लाइड तक चढ़ते हैं, फिर दोबारा आते हैं। इससे क्या है बच्चे को
गति रफ्तार, है ना, इन सब का पता चलता है, गति और रफ्तार के बारे में। और इससे बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास भी हो रहा है। ये 2 हो गई। तीसरे में हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं जैसे बच्चे, तो वो भी एक खेल क्रिया ऐसी है जो बाहर खेली जाती है, और उससे क्या बच्चे के जो सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है कि बच्चे साथ मिलके खेल रहे हैं। और इससे बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास भी होगा कि बच्चा ना दौड़ेगा, दौड़ के पकड़ेगा दूसरे को, सारे बच्चे भी भागेंगे, तो इससे बच्चे का ना शारीरिक विकास हो रहा है। अभी भीतरी खेल क्रिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसे देखा ना कि कई बच्चों को बच्चे क्लास में, जैसे कक्षा में हमने देखा है कि बच्चों को हम छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, बच्चों की दो तीन टीम बना देंगे, 5 5 6 6 बच्चों की, और फिर हम उनसे पूछेंगे आज ना कलर के नाम पूछूंगे, फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या कलर है, एक टीम से पूछेंगे, फिर दूसरी टीम से। इससे क्या बच्चों के अंदर ना बच्चों का पहले संज्ञानात्मक विकास होगा, है ना, संज्ञानात्मक और मानसिक विकास। दूसरा, बच्चों में ना सामाजिक भावना भी आएगी कि बच्चे क्या करेंगे, अपनी टीम को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। बच्चे ना सोचेंगे, बच्चे को मतलब अपना नंबर आते बच्चे कोशिश करेंगे, दूसरा बता रहा है कि वो ना बताए और हमारी टीम जीत जाए, फिर वो बच्चे खुश होते हैं कि हमारी टीम जीती, हमारी टीम। वो बच्चे ऐसा नहीं कहते कि हम जीते, मैं जीता, हमारी टीम जीती। तो ये खेल में बच्चे का क्या सामाजिक विकास भी होगा थोड़ा, और बच्चे का इससे संज्ञानात्मक विकास भी हो रहा है, बच्चे की बुद्धि बढ़ रही है ना इससे। दूसरा जो क्रमबद्ध करना, ये क्रमबद्ध करने की, वर्गीकरण करने की जो खेल खेलते रहते हैं ना बच्चे, इसमें भी बच्चे का ना बच्चा अंदर बैठ के क्रियाएं करता रहता है। इससे बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है, बच्चे को वर्गीकरण करना आ जाता है, बच्चे को चीज़ों को क्रम से रखना आ जाता है। बच्चा बैठा बैठा चीज़ों को रखता रहता है कि मेरे मेरे सारे बटन्स मिक्स हो गए, मैं इनको ना अलग अलग रखूँगा। ये पेंसिल है, ये देखो, ये डब्बा कितना, ये छोटा सा डब्बा है, बेबी डब्बा है, फिर इससे ज़्यादा बड़ा, ये देखो, ये दीदी डब्बा है, ये इससे बड़ा मम्मा है, ये पापा है। ऐसे करके बच्चा धीरे धीरे करके क्रमबद्ध करने लग जाता है, आकार रंग ये सबको समझने लग जाता है बच्चा। बच्चे जब खेल खेलते रहते हैं तो देखा है ना हमने कि बच्चा किसी, जैसे कहानी की किताब है, कहानी की किताब लेके बैठा हुआ है बच्चा, अकेला बैठा हुआ है, उसमें क्या करता है बच्चा, अपने आप ही वो कहानी, बच्चे को आए या ना आए, बच्चा अपने आप से चित्र देख देख के कहानियाँ, संकल्पनाएं गढ़ने लग जाता है। एक ये क्रिया करता है बच्चा, हमने देखा है। इसमें क्या होता है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे का भाषाई विकास होता है, बच्चे के चित्र देख के नए नए शब्द अपने मन में सोच रहा होता है। तो ये खेल भी बच्चे ना खेलते रहते हैं। कोई भी जैसे चित्र की बुक होगी ना, रंगीन चित्र की, बच्चे अपने आप से मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं उन चित्र को देख देख के। तो 3 ये बाहरी जो भीतरी क्रियाएं हो गई, और इससे इससे बच्चे का जो होता है ना संज्ञानात्मक और भाषाई विकास होगा। हमारा 6 का ख प्रश्न, क्रैश में 13 से 36 माह के बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय किन बातों को ध्यान में रखेंगे, बताइए। तो हम ना इसके लिए 2 3 बातें ध्यान में रखनी है कि पहले तो हमें ये निश्चित सुनिश्चित करना होगा कि जो हम बच्चों को जो क्रिया करवा रहे हैं, जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो मतलब उस क्रिया का हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमें पहले लक्ष्य का ध्यान रखना है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो बच्चे के साथ क्रिया करना चाह रहे हैं, लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया, वो किस प्रकार करवाएंगे, यानी कि बच्चे कैसे सीखेंगे, या क्रिया की विषय वस्तु क्या होगी। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, ये क्रियाएं करने के लिए हम कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा क्या है कि हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों ने ये चीज़ें प्राप्त, बच्चे ये जो हम चाह रहे हैं, जो लक्ष्य चाह रहे हैं, वो बच्चों को प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि बच्चों का ये खेल क्रियाएं जब भी आयोजित करेंगे कि बच्चों के लिए जो हमारा लक्ष्य क्या है क्रिया का। दूसरा, हम जो लक्ष्य निर्धारित किया है उससे बच्चे क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, उसकी विषय वस्तु क्या है। तीसरा, हमारी सामग्री कैसी होगी। चौथा, जो बच्चों को ने हमारा लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना होगा हमें। तो ये 4 चीज़ें। हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न 7 का क्या, बाल देखभाल केंद्र की स्थापना करते समय जो स्थान देखेंगे ना, तो किन कारकों को ध्यान में रखना है वो बताना है। तो अब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाल देखभाल केंद्र बनाएंगे तो हमें ऐसा स्थान चाहिए जिसमें कि हमें देखना है कि बच्चों के लिए सामूहिक खेल क्रियाएं आयोजित हो पाएंगी या नहीं, है ना। बच्चे जैसे जगह कम ना पड़े, बच्चों के हिसाब से जगह इतनी होनी चाहिए कि बच्चों के लिए सही हो, बच्चों के लिए बाहरी स्थान, खेलने के लिए ना बाहरी जगह भी हो जहाँ पे बच्चा आराम से खेल ले। जो बच्चे होते हैं वो हमारे केंद्र में छोटे बच्चे भी आएंगे, शिशु भी आएंगे, तो उन दोनों के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। बच्चों का जो हमारा केंद्र है, वो स्थान होता है, वो बच्चों के घरों के थोड़ा पास होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ना आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। वहाँ पे क्या बिजली के प्लग वगैरह रहते हैं, उनको थोड़ा दूर, बच्चों से दूर ऊंचाई पे लगाना चाहिए। जगह ऐसी होनी चाहिए, जो हम स्थान चुने वो ना तालाब, झरने, कुएं, सड़क, इनसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें इन चीज़ों की भी समझ नहीं होती ना, धीरे धीरे वो समझेंगे। तो थोड़ा ऐसे रखें। जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, छज्जे, छत की जो मुंडेर होती है, उनको क्या थोड़ा बच्चों से दूर रखा जाए, है ना, ऐसी चीज़ों से। जानवर वगैरह वो उस स्थान के आसपास नहीं होने चाहिए, ये चीज़ें क्या नहीं होनी चाहिए। कांटेदार झाड़ियाँ होती है वो नहीं होनी चाहिए, खुले कुएँ, नाले, ये सब गड्ढे, ये सब नहीं होने चाहिए। हमारे जो आसपास जो केंद्र का स्थान है वहाँ पे उचित स्थान मिलना, अगर जैसे वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर मिल जाए ना तो ऐसी जगह चुने जो बच्चों के अनुकूल हो।
केंद्र में अधिक ट्रैफिक वगैरह हो तो उससे भी क्या है बच्चे को प्रॉब्लम, हमें बच्चे को वैसे भी डिस्टर्बेंस होगी, और बच्चे क्या है सड़क के ऊपर अगर अचानक से निकल गए तो कुछ भी दुर्घटना हो। हमारा अगला प्रश्न 7 का है, आपके विचार में जो बच्चों का मूल्यांकन करना होता है ना, वो क्यों जरूरी होता है? कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों का मूल्यांकन करना क्यों जरूरी होता है? ठीक है, ये इसलिए जरूरी होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की आवश्यकताओं का हमें पता चलता है, बच्चों की ज़रूरतों का पता चलता है। इससे बच्चों की क्षमता, कमजोरी, योग्यता, बच्चों की उपलब्धियां, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। जो बच्चों का हम मूल्यांकन करते हैं ना उन सब चीज़ों से, और उसके आधार पर हम अपनी जो उनमें अपनी जो कार्य नीति जो होती है ना उसमें सुधार करके बाल केंद्रित बना सकते हैं। जो बच्चों का मूल्यांकन करने से उनके ना व्यवहार के बारे में जानकारी का स्तर, कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उनके कौशल, योग्यता, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि बच्चा जो होता है उनके जो माता पिता से हम बात करते हैं इस संबंध में, तो उससे क्या माता पिता को पता चलता है कि हम यहाँ पे बच्चा क्या अर्जित कर रहा है मूल्यांकन के टाइम, और हमें पता चलता है कि बच्चा घर में कैसा व्यवहार कर रहा है, यहाँ पे कैसा व्यवहार कर रहा है। और जो मूल्यांकन से क्या अध्यापिका जो है ना, बच्चों का तो मनोबल बढ़ता ही है कि बच्चे का कुछ पता चल रहा है, तो एक तो हमें पता है कि बच्चा हाँ सही विकास हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या बच्चे के लिए ऐसी क्रियाएं आयोजित करेंगे कि बच्चे को विकास प्राप्त हो। जिस स्तर पे बच्चे का विकास नहीं हो रहा तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो इससे बच्चे का भी वो मनोबल बढ़ेगा, बच्चे में भी आत्मविश्वास आएगा कि हाँ मुझे भी सिखा रहे हैं, मैं भी सीख जाऊंगा। और इससे जो कार्यकर्ता जो होता है ना या अध्यापिका होती है उसका भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हम जो बच्चे को अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं ना, बच्चा वो सीख रहा है, और नहीं सीख रहा तो उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं, तो इससे उनको ना पता चलता है, उनको संतोष मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इसलिए हम इन सब चीज़ों के लिए हमें बच्चों का मूल्यांकन करना ना जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो बच्चों के विकास को बढ़ावा देने में जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो केंद्र के शिक्षक हैं उनकी भूमिका क्या होती है, और उनका ना समीक्षात्मक परीक्षण की करना है, इनका हमें बताना है, उदाहरण के साथ बताना है। यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल जो केंद्र में जो शिक्षक होते हैं ना उनके बारे में हमें बताना है। तो बच्चा क्या है खेलने से सीखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पालन करता है, इसमें की कोई भूमिका नहीं कि खुद ही खेल लेंगे खुद ही सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो शिक्षक होता है ना उनको भी इनकी ना ज़रूरत होती है, क्योंकि वही क्या है उनको एक गाइडलाइंस देते हैं, वो उनको समझाते हैं कि जो वो कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी वो क्रिया के लिए जो क्रिया चुन रहे हैं, है ना, उसके बारे में पालनकर्ता बताते हैं। पालनकर्ता को सदैव इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, या पालनकर्ता जो शिक्षक होता है ना उनको, कि जो बच्चे खुद से खोजेंगे, उनको क्या ऐसा बच्चों के लिए ऐसा माहौल या गतिविधि का आयोजन करना चाहिए जिससे बच्चे कुछ नया सीखें। और जो शिक्षिका होती है इससे क्या बच्चे को रुचिकर खेल क्रियात्मक क्रियाएं बना सकती है, इससे बच्चे को क्या उन क्रियाओं में मजा आएगा। बच्चे का संज्ञानात्मक स्तर है, उन चीज़ों का भी उन्हें ध्यान रखना होता है, कि जो शिक्षिका होती है उसे पता रहता है कि मेरे केंद्र में इस बच्चे को इतना समझ आता है, इस बच्चे को थोड़ा इस लेवल पे समझाऊंगी, समझ आता है। मान लो जैसे एक बच्चा है, उसको ऐना राम लिखना आ गया, तो शिक्षिका क्या होती है बच्चे के साथ पहले जो एक सामान्य सी क्रिया करेगी, तो उस बच्चे के साथ उतना ही करेगी कि आम तक बच्चे से कुछ पूछा जाए। नेक्स्ट बच्चा है जिसको पूरे के पूरे समझो ए आई आते हैं, तो जो शिक्षिका होती है वो बच्चे के साथ उतने शब्दों के साथ ही क्रिया करेगी। तो ये क्या है शिक्षिका की एक विशेषता ही होती है, शिक्षक का जो प्रारंभिक देखभाल केंद्र में है ना उनका। ऐसे ही जो शिक्षक होते हैं बच्चों को खेल के माध्यम से आकार की संकल्पना, है ना, रंग की, अंकों की, अक्षर की, मौसम, और जो सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, इन सब के बारे में आराम से बता सकती है शिक्षिका होती है, क्योंकि वो इतने प्यार से ऐसे समझाएगी ना खेल विधि द्वारा कि बच्चों को मनोरंजन पूर्ण तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। खेल द्वारा बच्चे बड़ी और छोटी, लंबी, ठिगनी, हल्की, भारी जैसी संकल्पनाओं में भी परिचित होते हैं। जिस प्रकार ज्ञानात्मक विकास के लिए जो शिक्षक होते हैं ना उनको क्रियाकलाप आयोजित करना जरूरी है, उसी तरह से अन्य क्षेत्रों के लिए भी उनको ना बच्चों के लिए कई तरह से गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के लिए जो शिक्षक होते हैं वो क्रियाएं करें, बल्कि उनको ना बच्चों के लिए और जो बाकी क्षेत्र होता है ना, भाषाई विकास हो गया, बच्चे का सामाजिक विकास हो गया, उन सब के लिए भी ये सब आयोजित करनी चाहिए। जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं उनका जो व्यवहार होता है समानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, या पालनकर्ताओं द्वारा अपनाए गए जो अनुशासन के तरीके होते हैं ना, पालन पोषण के तरीके, उससे द्वारा भी प्रभावित होता है। तो जो ये बच्चों की जो सब ये व्यवहार होते हैं ना, इनके ऊपर भी जो पालनकर्ता या जो शिक्षक होते हैं शालापुर केंद्रों में जो पालनकर्ता होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार क्या रहता है कि केंद्र में जो शिक्षक होते हैं बच्चों के साथ थोड़ा सा ना रूडली बिहेव करते हैं, बच्चे कुछ पूछते हैं तो डांट देते हैं, तो इससे क्या है बच्चा हो सकता है केंद्र में जाने से भी डर जाए। तो इसलिए क्या है कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो सब बच्चों को साथ लेके चले, सब बच्चों का दृष्टिकोण समझे, जो बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना उनके बेस के आधार पर बच्चों को समझाए। तो ये सारे के सारे क्या है शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान दे एक शिक्षक, ना कि किसी एक बच्चे के ऊपर पर्टिकुलर या फिर अपनी तरह से कुछ बस पढ़ाया गया पढ़ाया गया पढ़ाया गया, बच्चे की क्रियाओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पे ये 7 प्रश्न हो गए हैं। इसी के साथ ये DECE 1 का पेपर 2018 का कंप्लीट होता है। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।